मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक ही बार जो उन्होंने गलती कर दी, हालांकि दो गलतियां की इन्होंने। एक तो उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जो दूरी बना के रखी थी वो दूरी खत्म की और उनके भी गले जाके पड़े। तिरंगा यात्रा या अपने झंडे की यात्रा, किसी भी देश के लिए अपने झंडे की यात्रा निकालना कब जरूरी हो जाता है? भारत माता की बिल्कुल। जय बोलो और देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो। भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है। ये देशभक्ति कितनी गहरा विषय है ये आप समझिए। तिरंगा यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या देश में जो देशभक्त जो लोग हैं उसकी देशभक्ति खत्म हो गई? देश का मतलब नहीं समझ रहे हैं, देशभक्ति का मतलब नहीं जानते। तिरंगा यात्रा निकाल करके आप अपना प्रचार कर रहे हो, तिरंगा का सहारा लेके प्रचार कर रहे हो और कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बड़ा गहरा जवाब दिया। हमारे बिहार में कहीं राम की पूजा नहीं होती। क्या ये क्या बात बिहार कर रहे हैं में सर? पूजा ये होती ये है। नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था। मैं बता रहा क्यों? हूँ आपको। अच्छा, कैसे, आप जाइए क्यों? बिहार, कहीं राम मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबकी सुबह अच्छी हुई हो, ये ऐसी हम कामना करते हैं और आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा। हमने हमारे बड़े भाई हैं धनंजय भाई, उनको आमंत्रित किया हुआ है और बात हमको करनी थी कि वैसे देखिए भाजपा वाले भी वेले ही बैठे हैं, निकम्मे निठल्ले। हमारे पास भी वैसे तो और कोई काम है ही नहीं ये बात करने के सिवा। तो हमारी और भाजपा की स्थिति एक तरह से इस मामले में एक समझते हैं। कुछ काम धाम है नहीं, यूट्यूब पर काम करते हैं, बस यही है वो। और जो फील्ड रिपोर्टिंग है वो तो हमारा बंद है अभी। तो जब फील्ड में हम नहीं जाते तो हमको लगता है कि हम वैसे ही बैठे हुए हैं। तो अभी जो बातें आपसे हो रही है वो तो हमारे जो अब तक के अनुभव पर है और भी जो जानकारी हम बैठे बैठे पा लेते हैं उसी पर हो रही है। ग्राउंड पर जाके तो बहुत कम काम हो रहा है हमारा। लेकिन भाजपा ने डिसाइड किया है भाई साहब, क्या वो निकलेंगे फिर से रोड पे। क्यों? बोले और कुछ काम नहीं है, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अब तिरंगा यात्रा क्यों निकालेंगे, इसकी जरूरत क्या है, ये हम हमारे हिसाब से इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे, मैं और धनंजय भाई दोनों। और आप सब भी जो है उसमें जरूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम सब मिलके मिला जुला एक प्रयास करेंगे कि आज की तारीख में हमारे देश में किसी भी पार्टी को, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को, तिरंगा यात्रा निकालने की वैसे जरूरत कौन सी आपकी। और एक दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि जो ट्रम्प चचा है, मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक ही बार जो उन्होंने गलती कर दी, हालांकि दो गलतियां की इन्होंने। एक तो उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जो दूरी बना के रखी थी वो दूरी खत्म की और उनके भी गले जाके पड़े, वो गलती। और दूसरी गलती कि वो अमेरिका जब गए, जब ये ट्रम्प साहब खड़े थे बतौर कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंटशिप, उनकी तरफ मुंह उठाकर देखा भी नहीं। ये दो गलतियां बहुत भारी पड़ रही है। जहां मौका मिलता है वहां भी, जहां नहीं होता है मौका वहां मौका खड़ा करके भी ट्रम्प साहब जो है वो एक चाबुक उन्होंने बनाई है, उसको मेरे ख्याल से नमक के पानी में भिगो के रखा हुआ है और जहां चाहे वहां उसी मंच पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके रिपरकशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हमारे धनंजय भाई को जोड़ देता हूं मेरे साथ। तो भाई साहब, यहाँ तो बहुत गर्मी भी है और यहाँ तो बहुत ह्यूमिडिटी भी है, और आप तो मुंबई, जो कि नमी का शहर कहा जाता है, वहीं से आप अपना जीवन बसर करते हैं। तो क्या हालचाल है आपका? एसी ऑन है क्या? हमारा तो नहीं है, हम तो बहुत पसीना आ रहा है हमको। नहीं, एसी तो है लेकिन हम एसी बहुत कम चलाते हैं। एसी हमने बेडरूम में रखा है, हॉल में हमने, क्योंकि हम गांव के आदमी हैं मयूर भाई। हम, अरे भाई और हम भी तो हमारा, गांव के हैं, हम कहाँ से? हाँ, तो हम तो इसीलिए गांव वाले। बता रहा हूँ, मेरा बेटा मेरी वाइफ वो दोनों शहरी हैं, दोनों एसी में रहते हैं। मुझे एसी नहीं हम्म, सूट करता है। अगर एसी में मैं सोऊंगा तो फिर हम्म। सुबह तबीयत ठीक नहीं रहेगी, गला खराब हो जाएगा, वो तमाम हो जाएगा। तो हम गांव को वो अभी भी है। भी जिंदा रखा हुआ हमने। नहीं, ये वो जरूरी पंखा है चलता ये। है, अभी देखिए एक पर चल रहा है पंखा, हल्का हल्का घूम रहा है, खिड़की खुली हुई है, इधर से भी लाइट आ रहा है, इधर एक लाइट लगा दिया है ताकि बैलेंस हो जाए लाइट का।
गर्मी है, लेकिन गर्मी झेलने की आदत है। एक तो बॉडी नहीं में वो भी है बहुत गर्मी है। कई बार ये होता है, मैंने इसलिए कहा इसको कि हमारे कुछ दर्शक जो है वो कुछ ज्यादा चिंतित होते हैं, बोले मयूर भाई पसीना यार आपको बहुत आता है, आप पंखा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि पंखा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ऑडियो आ जाएगी, वो तो उसका ऑडियो हम ही गा उनको जाता है। बोलिए कि पसीना बहा रहे हैं, ये आपको दिख तो रहा है कम से कम, तो उस हिसाब हाँ, से प्रतिसाद दीजिए। और मैंने कहा एसी ज्यादा वो ऐसे सूट नहीं करता है, जैसे आपका भी का मामला हमारा भी वही है, तो पंखा ज्यादा जोर से चला नहीं सकते वरना उसकी आवाज आएगी, आपको हमारी आवाज आवाज आती ठीक से सुना नहीं देगी। है, बिल्कुल। तो पसीना आई है तो क्या है कि अब मोदी जी अगर दिन में 5 बार पसीना पोंछ के अपना चेहरा चमका सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या? जी, बिल्कुल। हमको तो हमको पसीना हमें भी और बहाना होता है, पता चले। हमको तो असली पसीना आता है भाई, नकली नहीं है। आज देख रहे हैं आता है तो पोंछ रहे हैं, ऐसे नहीं पोंछ रहे हैं दिखावे के लिए। तो ये पहले स्पष्टता करनी थी। अब बताइए तिरंगा यात्रा आपके यहाँ कब है या निकल चुकी? उसी दिन से निकल रही है तिरंगा यात्रा। अच्छा। तिरंगा यात्रा अभी ब्लॉक स्तर नहीं पे एक चल बात रही है बताइए ना बिहार में। धनंजय भाई, हम बिहार कल की उधर बात भी कर रहे हैं, थे। मुंबई की बात कर रहे हैं? मैं अभी मुंबई में है या बिहार में है? मुंबई में हूँ। मुंबई में है, मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुंबई में भी तिरंगा यात्रा हमको कहीं दिखी नहीं है, लेकिन तिरंगा यात्रा चल रही है। क्योंकि मुंबई में आपने जो पहले शुरुआत में कहा कि हम लोगों का ग्राउंड वर्क कम हो गया है, हम लोग कमरे में ज्यादा रह रहे हैं। हालांकि मैं डेली निकलता हूँ, 2 बार निकलता हूँ। सुबह निकलता हूँ, एक बार राउंड मारता हूँ अपने इलाके का चारकोप का, और एक बार राउंड हम्म। मारता हूँ शाम में। और वो समझिए वो 2 ढाई की 3 किलोमीटर का राउंड मेरा होता है। और अलग अलग गलियों से मैं गुजरता जाता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग परिचित मिल जाते हैं, अरे आपको फलाना जगह देखा, अरे आपको ढिमकाना जगह देखा। फिर जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, वहां रह रहा हूँ पिछले 32 सालों से रह रहा हूँ। तो तब वो गांव जैसा हुआ करता था हमारा इलाका चारकोप, अभी तो मेन इलाका हो गया है मुझे चारकोप जो याद है। है मैं 95 में जब वहां पे अभियान मैगजीन के इंटरव्यू के लिए आया था, विनोद पंड्या तब देखते थे अभियान को चारकोप में। हाँ, वो याद है चारकोप आपको? में अभी तो वो खैर इंडस्ट्रियल एरिया है, कांदिवली इंडस्ट्रियल एरिया, वहां वहीं पे उसका वहीं दफ्तर था। वहीं हम्म। तो मेरा इंटरव्यू किया गया था और मुझे नौकरी ऑफर की गई थी मुंबई में तब, उस चारकोप वाली ऑफिस में। तो हम्म। नौकरी मुझे ऑफर की गई थी डेस्क वाली। हम्म। और और मैंने कहा महाराज अगर मैं अगर 22-25 साल की उम्र में डेस्क पे बैठ गया तो मैंने कहा ये तो तो फिर बैठ जीना कोई जाऊंगा। जीना है नहीं, तो फिर बैठ ही जाऊंगा, तो मैंने मना कर दिया था। हम्म। तो वो चारकोप वाला इलाका मुझे याद है 95 का। हुँ, जी हुँ। तो अभी तो बिल्कुल। ये सिटी है, मतलब समझिए कि अभी चारकोप ऐसी जगह है जो बेहद, जो आपको गुजरात में बहुत यूज़ होता है, वाइब्रेंट गुजरात हुआ करता था, तो वाइब्रेंट हुआ वाइब्रेंट चारकोप है। इतनी गलियाँ हैं, इतनी सड़कें हैं, इतना इलाका है, मतलब कहीं भी कहीं जा सकते हैं, बगल में मेट्रो आ गया है और आसान हो गई है लाइफ़। फिर जो है यहाँ सारी बिल्डिंगें जो है रीडेवलपमेंट में गई हुई है। हमारी बिल्डिंग अभी जिसमें मैं हूँ अब उसमें नहीं गई है, लेकिन लगभग बिल्डिंगें समझिए 80% बिल्डिंगें यहाँ तोड़ करके बनाई जा रही है। जो 7 रीडेवलपमेंट में गई नहीं। है। जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? धनंजय भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ। तो मैं ये कल सत्य हिंदी पे शरद जी ने कहा था कि यार आओ कुछ आप, तो कल एक हमारे गेस्ट भी आए थे लेकिन मैं चला गया था वहां पे, मैंने कहा थोड़ा समय जाते हैं, बात कर लेते हैं, बात करना जरूरी है। मैंने कहा कुछ 2-3 मुद्दे उठाए थे, आप देखिए उससे आप कितने, आप उसमें क्या ऐड करना चाहते हैं या कुछ जोड़ना तोड़ना चाहते हैं बताइएगा। मैंने कहा तिरंगा यात्रा या अपने झंडे की यात्रा, किसी भी देश के लिए अपने झंडे की यात्रा निकालना कब जरूरी हो जाता है? मैंने कहा पहला कारण तो यह है कि शायद एक कारण ये हो सकता है कि देश के लोगों को पता ना हो कि हमारा झंडा दिखता कैसा है ना धनंजय भाई? जी। अगर पता नहीं है कि देश का झंडा कैसा दिखता है तो भाई निकले लोग यार देखो भाई ये हमारे देश का झंडा है, इसको पहचानो, इसको सलाम करो और इसकी इज्जत करो और देख लो कभी भूलना मत ये हमारा झंडा है। एक ये हो सकता है कारण। दूसरा ये हो सकता है शायद कि हमने हमारे तिरंगे की डिजाइन में कुछ बदलाव कर लिया हो, तो लगता हो कि भाई लोगों को घर घर जाकर बताएंगे कि देखो अब जो नया डिजाइन है झंडे का हमारा तिरंगे का ये कुछ इस तरह से है, देखो वो पुराना था अब इसमें हमने थोड़ा और फेरबदल किया और उसको नए तरीके से बनाया और बेहतर बनाया या और बढ़िया बनाया। क्योंकि हो सकता है ना कि भाई इनके मन में ये ख्याल भी हो
क्योंकि वो जो पुराना झंडा था वो तो कांग्रेस के सरकार के जमाने में उससे पहले बनाया गया था। तो अगेन वो नेहरू की देन मानी जाती है एक तरह से, इनके दिमाग की अगर हम उपज को देखें तो हो सकता है कभी झंडा बदल भी दें। तो मैंने कहा अगर ये नौबत आ जाए तब आप अगर लोगों के बीच में जाए और बताएं कि ये तिरंगा यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमने झंडे का डिजाइन बदल दिया, तब जाके फिर भी यात्रा बनती है। या तो फिर ये हो कि भाई ऐसा कुछ लोगों को मालूम या महसूस हो कि भाई देश के लोगों में हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रति थोड़ा सम्मान कम हो गया है या थोड़ा उनका मान कम हो गया है। तो मान को और सम्मान को फिर से बढ़ाने और लोगों में उसके प्रति एक भाव जगाने के लिए यात्रा हो सकती है। मैंने कहा मुझे लगता है इनमें से कोई भी कारण जो है वो है नहीं, आपके सामने नहीं है। इस देश के सभी लोग इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये जब हमने तय किया कि हम इनके ठिकानों पे इनके आतंकी ठिकानों का सफाया करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है एक तरह से ऑलमोस्ट खत्म करेंगे या मतलब पूरा इसको दबा देंगे, तो पूरा देश एक साथ था। ना विपक्ष ने कभी कुछ कहा, ना लोगों ने कहा, ना इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने कुछ कहा। सेना तो बिल्कुल तैयार थी ही थी, लेकिन आपने एक ट्रंप नाम के आदमी की एक धमकी पर, पता नहीं वो धमकी कौन सी थी जो बार बार वो कह रहा है, आपने युद्ध को रोक दिया। इसका कोई खुलासा आपने देश के समक्ष किया नहीं। और आप किस मतलब कौन से ग्राउंड पे ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? क्या इसलिए कि सिर्फ बहुत ही वेले बैठे हैं, कोई काम धाम है नहीं? तो इसका मैंने टाइटल दिया, सुना आपने आज का टाइटल मैंने जो दिया है वो मुझे उससे ऊपर से मैंने बनाया जरा सोच समझ के। मैंने कहा ये है ना, ये कहते हैं ना अंताक्षरी वाला नहीं होता महाराज, कि करने को कुछ है नहीं, चलो करे कुछ काम, खेले कुछ अंताक्षरी लेके बैठे बुआ का बैठे नाम, क्या करें लेकर हरि का ऐसे नाम। कुछ है ना। हाँ, जी। तो मैंने कहा यही लोग, ये शायद इसी पे से इन लोगों ने प्रेरणा ली होगी कि वेले बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, करे शुरू यात्रा तिरंगा, अक्कल दे प्रभु राम। इनको अगर ये भी हमारी ओर से जोड़ा है कि इनको थोड़ी अक्कल दे दी जाए। देखिए, अब बताइए। जो हमारा देश है, हमारा देश जो है उसको बीजेपी में अक्सर कई लोग कहते हैं कि बीजेपी देश की नब्ज पकड़ती है। नब्ज पकड़ती है, बिल्कुल पकड़ती है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं राजेश काचा, भेड़ के पीछे पीछे चलना आदत हो गई और आकांक्षा भी नहीं है। तो हमारे देश में आप जानते हैं कि 40% लोग जो है वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, पढ़े ही नहीं। 40% लोग ऐसे हैं, साक्षर नहीं है वो। फिर एक बड़ी आबादी है जिन्होंने पढ़ाई भी की है। तो मैं एक एक आंकड़ा आपके सामने रख देता हूँ, देश का आंकड़ा तो आपके सामने नहीं है, हमारे सामने। बिहार के जो जनगणना हुई, जातीय जनगणना, उसमें ये निकल के आया कि 7%, 7% लोग ग्रेजुएट हैं। तो जिस देश में 7% लोग ग्रेजुएट हों, हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पे आइए तो 7% से बढ़ करके, चूंकि केरल वगैरह में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर हैं। केरल प्रदेश जो है, ऐसे कई और प्रदेश हैं कुछ जहाँ बेहतर है। तो आप मान लीजिए कि 15% कर देता हूँ, 15% लोग ग्रेजुएट हैं। अब 15% ग्रेजुएट हैं, उस ग्रेजुएट में भी ढेर सारे लोग हैं जिनका पढ़ाई से वास्ता खत्म हो जाता है। जैसे उनकी शादी हो जाती है, जैसे उनका जॉब शुरू हो जाता है, पढ़ाई को सबसे पहले छोड़ देते हैं। और वो आबादी जो पढ़ाई छोड़ देती है, उसका ठिकाना हो जाता है न्यूज़ के लिए अखबार और चैनल। मतलब देश दुनिया की जानकारी के लिए वो अखबार पढ़ते हैं, वो न्यूज़ चैनल देखते हैं। यही उनका जीवन हो जाता है। उसमें भी बहुत लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो सीरियल देखते हैं, बहुत लोग हैं जो आईपीएल देखते हैं, बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं देखते हैं, बहुत लोग हैं जो धर्म कर्म में लग जाते हैं, वो तमाम देखिए। तो ऐसे में किसी भी विषय को समझने वाले लोग गंभीरता से बहुत कम लोग हैं। नारे को बड़ी आसानी से समझा जाता है। आप तो याद कीजिए, एक बड़ा चला था विज्ञापन, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? इसे कमीज कमीज थी वो कमीज। तो हाँ, वो कमीज भी थी, वो साड़ी भी हाँ थी। हाँ उसके बाद जो है एक और विज्ञापन आया, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ। ये सब जो है, ये वन लाइनर जो है बड़े हिट होते हैं इस देश में। जी। आप ये भी गौर कीजिए, सिनेमा में कुछ संवाद जो है बड़े हिट हो जाया करते थे, उससे सिनेमा की पहचान बनती थी कि फलाना फिल्म, वो डायलॉग जो है। हाँ।
हमारे यहाँ वर्ल्ड, क्योंकि पढ़ने की फुर्सत नहीं है, उस गहराई में उतरने की भी फुर्सत नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि जरा जाने देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस इतना, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय बोल देने का मतलब होता है कि हम देशभक्त हैं। जो भारत बिल्कुल, माता की जय नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है, ये हमने गढ़ लिया। भारत माता की बिल्कुल, जय बोलो और देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो। भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है। ये देशभक्ति कितनी गहरा विषय है, ये आप समझिए। लेकिन उसको हमने इस एक वन लाइनर से समझ लिया कि भारत माता की जय यानी देशभक्ति, भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है। फिर वैसे ही जय श्री राम बोल दिया तो हम हिंदू हो गए, जय श्री राम हमने नहीं बोला तो हिंदू नहीं। तो भाई आप लोग तो लंबे समय से राम राम बोल रहे थे, जय श्री कृष्ण बोल रहे थे, वो लोग क्या हिंदू नहीं थे? कुछ और भी लोग बोलते हैं। लेकिन हमने एक नैरेटिव जो गढ़ा है, जो पाया है, वो चैनल और मीडिया ने हमको दिया है। पिछले, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले से अन्ना आंदोलन से मीडिया ने जिस तरह का स्वरूप लिया, वो आपके सामने है। किस तरह से उसने पूरा गढ़ा, कि विदेश में गढ़ा। और उसके बाद जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं मीडिया पे, जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अखबारों पर अपनी जानकारी के लिए, तो जाहिर है जो अखबार में बयान आएंगे, जो अखबार में आर्टिकल छपेंगे, जो जो चैनल पे जो डिबेट होगा, जो चैनल पे न्यूज आएगा, उसी को हम सच मानेंगे। हमारे पास सच जानने का और क्या तरीका है? हम पत्रकार तो 50 चीजें देखते हैं और उससे ढूंढ लाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जो आम आदमी है उसके पास इतना समय नहीं है, घंटा 1.5 घंटा वो न्यूज देखता है और समझ में आ जाता था कि देश में क्या हो रहा है। तो वहां पूरा नैरेटिव जो है बीजेपी अपने तरीके से, चाहे देशभक्ति हो चाहे धर्म हो, उसका बना रखा है। अब धर्म का भी नैरेटिव देखिए उसी तरह से है कि जो मस्जिद के सामने नाचेगा वो सबसे ज्यादा धार्मिक है, सबसे बड़ा हिंदू है। जो भारत माता की जय बोलेगा वो सबसे बड़ा देशभक्त है। ये दो पैमाने बीजेपी ने गढ़े हैं। और जो ये तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा बेसिकली आपने जो डिफाइन किया कि क्या हमने तिरंगा में बदलाव किया, क्या हमने कुछ और सोचा, झंडा बदल दिया। तो एक समझिए पहले ये कि तिरंगा का मतलब क्या है, तिरंगा क्यों रखा गया। और तिरंगा है हमारा झंडा तो केवल वो 3 रंग है, या उसके भीतर और भी कोई चीज है? एक तो रंग को आप पहचानते हैं कि भैया 3 रंग है, केसरिया रंग है जो हमारे शौर्य का प्रतीक है, हरा रंग है जो हमारी हरियाली का प्रतीक है, और सफेद रंग है जो हमारी शांति का प्रतीक है। और उसके बीच में लेकिन चक्र है, अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो है उसको कहते हैं, उसमें 24 तीलियां हैं और वो 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक है, 24 घंटे जागरूक। लेकिन वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक का मतलब क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जब देश आजाद हुआ और भारत ने अपनी पहचान बनाई दुनिया में, आधुनिक भारत की जो पहचान है वो अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ जहाँ निशान लगा हुआ है, मतलब वो देश भारत है। वो चाहे हमारा पासपोर्ट हो, चाहे सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, काम काज हो। अशोक स्तंभ क्यों लिया हमने? अशोक स्तंभ इसलिए लिया कि अशोक एक ऐसा राजा हुआ आज से 2500 साल पहले लगभग, जिसने दुनिया को मानवता का भी संदेश दिया। और जब राजाओं के लिए मार काट सबसे इंपॉर्टेंट था, कब्जा कर लेना, इधर कब्जा कर लेना, उधर कब्जा कर लेना, वैसी परिस्थिति में एक ऐसा राजा हुआ जिसने, और वो कायरता में उसने नहीं एक्सेप्ट किया था ये मानवता का, जो बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म उसने एक्सेप्ट कर दिया था, जो भी धर्म एक्सेप्ट किया था, हालांकि उसने अपना मानव धर्म चलाया था। तो जो बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था वो किस लिए एक्सेप्ट किया था? डर के नहीं किया था उसने। उसको लगा कि अरे यार कितना मार काट करोगे, क्या करोगे, इससे क्या हासिल होगा? मनुष्य के लिए काम करना जरूरी है। और उसने जो है धर्मों के लिए भी नियम बनाए और कहा कि सारे धर्म, उस समय भी धर्म थे, बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, और ये जो है जैनिज्म था, यार पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। बहुत सारा जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास अपने तरीके से लिखते हैं, इतिहास का अलग तरीके का नैरेटिव है। लेकिन कई धर्म थे। और जो शिलालेख लिखा गया, पहली बार वही कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखने की परंपरा शुरू की। उसके पहले कहाँ लिखा जाता था? भोजपत्र पे भी बाद में लिखा जाने लगा। तो बिल्कुल, शिलालेख बिल्कुल। लिखा और उसमें उसने बताया कि हमने कहा कि जो भी जो भी हमारा धर्म है, जो मानिए आप धर्म मानने को स्वतंत्र हैं, लेकिन एक धर्म अगर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम करेगा, एक धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ सरकार काम करेगी, उनके खिलाफ सरकार दंड प्रावधान करेगी। ये था मतलब, धर्म के आधार पर झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ये सम्राट अशोक ने कहा। तो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो दरअसल वहां से हम लेकर के आए हैं, ये हम कहना चाह बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तिरंगा में वो है, तिरंगा में 3 रंग है।
केसरिया है, हरा है, सफेद है और अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ का वो चक्र है, अशोक चक्र है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि क्या भाजपा या जो आरएसएस है वो तिरंगे को इस तौर पे एक्सेप्ट करता है? तो नहीं करता है। तिरंगे को जो है उसने कहा था कि अपशगुन है, 3 रंग है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हालांकि त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसी हिंदू धर्म के पार्ट है। उसको तो ये तो उनकी उनकी जो बुद्धि की बलिहारी जिसको कहते हैं वो तो शुरू से जनजात सबके सामने है। जो थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता है उसको नहीं, पता है कि ये आरएसएस क्या है, की ये मानसिकता लोग क्या है। एक दूसरे के लेवन चूसते रहते हैं भाई साहब, इनकी कोई और औकात नहीं। और ये पता है, ये मिमियाते रहते हैं, ये गुर्राते रहते हैं कहाँ, सोशल मीडिया पे। अब ये अपने जीजे के सालों को पता नहीं है कि ये अगर कहीं हकीकत में, इनको ये भी नहीं पता है कि अगर हकीकत में सामने कोई आ जाए, अगर कोई कुत्ता भी आ जाए तो ये दुम दुबा के भाग जाएंगे। ये कहाँ, ये जो एक नहीं वो मीम चल रहा था कि एक वो देशभक्त था, देशभक्त बन के जो है सोशल मीडिया पे बहुत रायता फैलाता था। एक ऐसा मीम बना था कि लश्कर के लोग गए उनके घर पे और कहा कि तुम ही तो हो ये जो कह रहे हो कि फूंक डालो, ये सेना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, और पाकिस्तान मेरे शरीर पे बम बांध के मुझे भेज दो, मैं फूट जाऊंगा पाकिस्तान। बोले तुम ही हो। आम चूसते चूसते उसने कहा कि हम ही तो हैं महाराज। तो बोले चलो भैया अब तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है बॉर्डर पे। तो फट के हाथ में आ गई उसकी। ये सब वो लोग हैं, ये कागज के कुत्ते भी नहीं है, ये शेर तो छोड़ो। नहीं मयूर ये भाई, मैं इसमें और भी इन्होंने कभी थोड़ा जीवन में वो देखा भी नहीं है कि सही में अगर अच्छा, इनमें से वो भी बहुत कम है जिन्होंने सही में गांव खेड़े में रह के कभी वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई हो, और एक तरह से कहें कि स्ट्रीट फाइट भी कभी की हो, 5-10 लोगों ने घेर लिया हो और उनके साथ के लड़के भी पैदा हुए हो। ये तो ये इनकी औकात नहीं है। ये क्या लड़ेंगे, ये क्या, ये सिर्फ ये सोशल मीडिया पे गुर्रा सकते हैं, इनकी और कोई औकात नहीं। कभी सामने आया तो दांत निकाल के हाथ में दे दे इनके। ये काम पहले पैसे हमने कब बहुत साल पहले करना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को देख के लगता है कि अब फिर से करना पड़ेगा। कि इनको औकात दिखाना पड़ेगा कि अब तुम हो कौन यार, तुमने कुछ नहीं किया है। हम वो सब कुछ करके आके छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। जाओ यार तुम, ये बोलना पड़ता जी, है फिर। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि तिरंगा ये का सब मतलब उनकी, समझने में ये ऐसे लोगों की फौज है। ये भीड़ है, सुनिए सर, ये भीड़ नहीं है, तो वही अकेले मैं कुछ नहीं है। वही मैं बेसिक से बात कर रहा था कि अकेले तिरंगा का ये मतलब अकेले ये अपने दो टांग पे खड़े नहीं रह सकते। ये साले, अपने जीजा के साले जो है, ये खड़े नहीं रह सकते। ये भीड़ हो गए तभी इनमें कुछ उन्माद आएगा, वरना अकेले तो अपनी टांगों पे खड़े रह सकते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं और वो कर रहे हैं तिरंगा यात्रा। जी जी, तो मैं कह रहा था कि तिरंगा जो है का पहले तो अर्थ समझने वाले कितने लोग हमारे देश में हैं। जो हमने बताया आपको कि 7% आबादी बिहार की ग्रेजुएट है, तो हम पूरे देश का अगर मान लें, हमारे देश का आंकड़ा भी है नहीं, कि 15% लोग जो है ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट में कितने लोग हैं जो पढ़ाई खत्म करने के बाद भी पढ़ते हैं? उससे आपको पता चलेगा कि हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों की किताब जो है वो 500 1000 से ज्यादा बिकती नहीं। अखबार जो है किस हालत में बिकता है आपको पता है, अखबार में क्या छपता है वो भी पता है, अखबार को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है वो भी आपको पता है, तमाम चीजें पता है। अब जो बात आती है कि जो तिरंगा यात्रा है, जो आपने कहा शुरुआत में कि तिरंगा यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या देश में जो देशभक्त जो लोग हैं उसकी देशभक्ति खत्म हो गई? देश का मतलब नहीं समझ रहे हैं, देशभक्ति का मतलब नहीं जानते हैं? क्या देश के खिलाफ देश के लोग काम करने में लगे हैं कि हमको बताया जाए कि ये देखो तिरंगा है? और तिरंगा यात्रा में क्या बताने का मतलब क्या होता है कि आपको देशभक्ति का जज्बा कैसे बताओ कि भैया हाँ, देश कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात करो ना, कि देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश है तो आप हैं, कैसे आप हैं ये भी बताना पड़ेगा कि देश है तो कैसे आप। लेकिन जो 100 करोड़ लोग जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको मोदी जी कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं, 85 करोड़ को तो बोलते ही हैं। सर्वे में आया कि 100 करोड़ वो लोग हैं जो अपने मन की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पाते। तो जो एक बड़ी आबादी है, 2/3 आबादी जो अपने जरूरत की चीजें दिन रात काम करके भी नहीं खरीद पा रहा है, इसका मतलब सवाल ये बनता है कि भैया देश ने इसको क्या दिया? टैक्स तो वो भर रहा है, लेकिन उसको देश ने क्या दिया? सवाल ये नहीं है कि आपने देश के लिए तो दिन रात काम कर रहा है, लेकिन एक आदमी है जो दिन रात काम करता है, अपने खाने भर भी नहीं उगा पाता है, अपने खाने भर भी जमा नहीं कर पाता है। बिल्कुल। जबकि कहावत हमारे गांव में, आपके यहाँ भी होगा, कि चींटी को कर्ण हाथी को हाँ, मन। हाथी को मन।
है ना कहावत। तो जब बिल्कुल। चींटी को कण और हाथी को मण मिल जाता है, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन के लिए हर शाम 200 ग्राम अनाज नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई है जो हमारे हिस्से का खा जाता है। और जब वो आप इस पर जब आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि देश के 60% संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है। वो कुछ लोग कौन है वो कुछ लोग अगर सीधे सीधे पे अगर कहें तो वो लोग हैं जो कॉरपोरेट है, वो लोग हैं जिन्होंने जिनके पास भारी संपत्तियां हैं, वही है। वो चाहे मंत्री हो, वही। चाहे नेता हो, चाहे और हो। आम आदमी के पास ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं। आम आदमी के पास ये है कि अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, और अगर है तो उसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है। आम आदमी की हैसियत यही है। मामूली बीमारी में भी उसका इलाज नहीं हो पाता है सही तरीके से, और वो टालता है बीमारी को, और बिल्कुल टालते टालते इस साल में पहुंच जाता है कि डॉक्टर बोलता है कि बहुत लेट कर दिया। क्योंकि अपने डेली की जरूरतें वो पूरी नहीं कर पाता है। पूरी नहीं कर वो पा रहा है वो। बिजली बिल भरता है तो गैस का बिल नहीं भरता, गैस बिल का बिल भरता है तो बेटे की फीस नहीं भर पाता, बेटे की फीस भरता है तो पत्नी के लिए दवा नहीं ला पाता, या माँ के लिए दवा नहीं पाता है। ये हमारा देश है। उस देश ने उस नागरिकों को, समझिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं बहुत वर्ष बात कर रहा हूँ, खराब बात कर रहा हूँ। अगर समझिए अमेरिका कब्जा कर लेता है इस देश पर, तो आम आदमी का लेकिन क्या नुकसान हो जाएगा? आम आम हाँ। आदमी के लिए आज का जीवन क्या है कि वो इस इलाके का दबंग, उस इलाके का मंत्री, उस इलाके का गुंडा, उस इलाके का दरोगा। मैं सड़क आप आइए चारकोप, आपने देखा होगा अगर चारकोप में हाँ, पूरा देखा। फुटपाथ जो है, फुटपाथ खाली नहीं, फुटपाथ के नीचे मतलब 3 लेयर जो है दुकानों की लगी हुई है। चौथी लेयर पीछे रीजनल सही सही दुकान है। और उसपे जो लोग हैं वो कितने गरीब है अंदाजा लगाएंगे। अरे बाप रे बाप, मतलब उनकी बातें जब सुनते हैं तो मुंह को आपको जो लगता है कि साला कौन सा देश है। और यहाँ पे इतने लोग हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं होता है भाई। और कह रहे हैं कि अब वही भक्त क्या बोलते हैं, आप जाओ कितनी भीड़ है मार्केट में। अरे मार्केट में जाओ, टाटा यहीं पे हमारे बाजार बगल में स्टार बाजार है, कितने लोग आते हैं दिन भर की गिनती कर लो। इस इलाके की आबादी 10 लाख आबादी है, और 10 लाख आबादी में अगर 1,000 आपको मार्केट में दिख जाता है तो आपको बहुत भीड़ दिखाई पड़ती है। लेकिन वो खरीद क्या रहा है, सब खरीदने आया क्या? तो तिरंगा यात्रा का मतलब ये था कि आप देश के धनंजय भीतर भाई, एक देश। बीच में आप ही की बात की पुष्टि करते हुए एक बात जोड़ दूं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने देखा है लोगों को, आपने भी शायद देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। आप वो जो ये आपने कहा ना, स्टार बाजार या डी मार्ट या और इस तरह के जो मॉल वगैरह होते हैं, सर पता है बहुत सारे लोग इसलिए उसमें जाते हैं क्योंकि वहां एसी चलता है अंदर। धूप में अगर आपके पास वैसे भी कोई काम नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, का पैसा कमाने की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, निकले हैं कोशिश करने के लिए, अब वो धूप या वो नमी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे अहमदाबाद में और पूरे अलग अलग शहरों में हमने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे हैं। तो कुछ नहीं कर रहे, उधर जाके घूम रहे हैं या कहीं जाके कुर्सी पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि उनको कम से कम लगता है कि यहाँ तापमान जो है वो उतना है कि उनको कंफर्टेबल लगेगा, धूप नहीं लगेगी। इसलिए भी बहुत सारी भीड़ आपको, हर कोई जाता है वो खरीदने के लिए नहीं जाता है सर अभी। ये आपको मतलब जोड़ना चाहता था। जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो मैं कह रहा था कि ये तिरंगा यात्रा जो है वो देशभक्ति का जज्बा लोगों में भरने के लिए है, नहीं है। देशभक्ति है, भले पीयूष गोयल कहें कि इस देश के नागरिक जब तक देशभक्त नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा। अब सबसे बड़ा देशभक्त तो खुद को मान रखा है उन्होंने, तो बाकी तो सब उनसे नीचे हो गए, क्योंकि वो मंत्री हैं। उनके पिताजी भी मंत्री थे, उनकी माताजी भी मंत्री थे, खुद चार्टर अकाउंटेंट है, खूब पैसा है। खूब पैसा है तो देशभक्ति दिखाई पड़ेगी उनको। और देशभक्ति के लिए क्या कर रहे हैं तो सवाल ढेर सारे उभर जाएंगे। लेकिन फिर बात आती है कि ये जो देशभक्ति का जज्बा भरने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे ठीक कर दिया, तो ये तिरंगा यात्रा का इनका अर्थ है कि ये बताने जा रहे हैं लोगों को कि देखो हमने मुसलमानों को, पाकिस्तान को ठीक कर दिया। और मोदी जी अगर 400 सीट अगर आप दे दिए होते मोदी जी को, तो ये पीओ के तो अपना हो जाता। ये कांग्रेसी या वामपंथी, ये कई सारे पत्रकार, उन्होंने जो है देश की छवि बिगाड़ दी। नेहा सिंह राठौर। और उससे क्या हुआ कि भारत कमजोर पड़ गया। ये लोग जो अंट संट बोलते रहते हैं वो दुनिया में जाता है ना, तो इससे जो है देश की कमजोर हो गई स्थिति। और हम जो है, हमको बीच में युद्ध रोकना पड़ा।
ये बताएंगे जाकर के, नहीं तो पीओके हम लेके आते। अगली बार 400 दीजिए, देखिए पीओके हमारे हाथ में होगा। लेकिन सच क्या है मयूर भाई? सच ये है कि जब पाकिस्तान ने कहा कि शिमला समझौता हम खत्म करते हैं, तो आपके पास तो मौका था। जो 1972 में इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया था, उसके तहत था कि हम एलओसी को मानते हैं, हम आपस में युद्ध से नहीं, बात विचार से मामले को निपटाएंगे। यही था ना मोटे तौर पे, अगर बिल्कुल हम आपको बताएं तो। बिल्कुल। जी बिल्कुल। लेकिन जब शिमला समझौता पाकिस्तान ने रद्द कर दिया, तो आपके पास अवसर था कि भैया एलओसी अब ये नहीं है। क्योंकि शिमला समझौता में था कि हम जबरदस्ती, हम सीमा विस्तार, अपने एलओसी को हम आगे नहीं करेंगे, अपनी सीमा नहीं बढ़ाएंगे, ये है। तो अगर शिमला समझौता खत्म हो गया, तो आपके पाकिस्तान ने आपको मौका दिया था कि भैया शिमला समझौता तुमने रद्द कर दिया, हाँ, तो हम कब्जा कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और अब नए तरीके से समझौता हो। लेकिन आप बताइए, आप कि कितने लोग आपके देश में हैं जो शिमला समझौता को समझते हैं? आप जरा निकालिए अपने आसपास, अरे कितने सवाल लोग हैं जो शिमला। सवाल तो ये है हाँ, सर कि कितने लोग होंगे अभी जो शिमला समझौता है ऐसा कुछ जानते भी होंगे। तो वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। तो अब शिमला समझौता में जब ये था कि शिमला समझौता के तहत हम एलओसी को मान रहे हैं, हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, और हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे आगे नहीं जाएंगे, ये दोनों देशों के बीच था। और हम जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, किसने किसकी जमीन कब्जा कर रखी है, उसको हम मिल बैठ करके बात करके करेंगे, सेना के माध्यम से नहीं करेंगे। ये शिमला समझौता है मोटे तौर पे। तो बिल्कुल अब जब पाकिस्तान ने खुद कहा कि शिमला समझौता खत्म करते हैं, तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता था? आप बिल्कुल अभी कब्जा कर लेते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। बिल्कुल। चैनल ने इस्लामाबाद से कब्जा करा दिया, चैनल ने कराची पे कब्जा करा दिया, पीओके पे कोई कब्जा क्यों नहीं कराया भाई? पीओके तो हमारा है ना, कराची तो हमारा हाँ, नहीं है, और वो तो संसद लाहौर में तो बोल दी हमारा नहीं थी। है। तो लाहौर पे क्यों कब्जा करा रहे हैं? कब्जा कराना था पीओके पे, कि पूरा पीओके कब्जा कर लिया हमने, क्यों नहीं किया? तो आप ये समझो कि ये गीत गाते रहते हैं। पीओके में मतलब क्या होता है? पीओके मतलब होता है चीन भी होता है। चीन वहां घुसा हुआ है बुरी तरह से। चीन से बिल्कुल। यहाँ इनकी जमीनें 4,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीनें कब्जा कर ली है। वो तो न घुसा है न घुसेंगे, बात करते हैं। अभी भक्त देखिए लगे हुए हैं कि तुर्की से सेव नहीं लाएंगे। तो चीन से सामान क्यों मंगा रहा है भैया? तुर्की से ज्यादा चीन खड़ा हो गया सामने की, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उसकी संप्रभुता के लिए खड़े हैं, कोई उस पर आंख नहीं दिखा सकता। चीन का विरोध करो, क्यों नहीं अरे कर रहे हो चीन का विरोध? भाई साहब, ये कमीज का जो बटन और पैंट का जो चेन लगाते हैं ना, अब वो भी लगाना बंद कर दो, फिर वो चीन से आते हैं। धोती पहन के घूमो फिर, सूती वाली यहाँ जो बनती है वो, है ना। तुर्की से सेव नहीं खाएंगे। पैंट का चेन आता है वहां से बनते, ये भी तब तो छोड़िए जीप चीन लगा की बात पाते। कर रहे हैं, अरे गणपति की मूर्ति वहीं से मंगाते हैं आप। क्या बात कर रहे हैं, घूमो फिर धोती पहन के। अभी अभी गणपति पूजा का जब समय आएगा तो देखिएगा कि बाजार गणपति मूर्तियों से पट जाती है। आप किसी गिफ्ट की हाँ दुकान में जाइए, सारे वो हाँ जो मूर्तियां होती है सब चाइनीज मूर्तियां। हाँ। तो सवाल देखिए, जब हम हम जब कहते हैं कि जब मयूर जानी और धनंजय कुमार, ये दो हैं, एक मैं और एक आप, मैं से दुनिया नहीं है, हम से दुनिया है। बिल्कुल दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो तिरंगा यात्रा निकाल करके आप कर क्या रहे हो? तिरंगा यात्रा निकाल करके आप अपना प्रचार कर रहे हो, तिरंगा का सहारा लेके प्रचार कर रहे हो, और कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बड़ा गहरा जवाब दिया, बड़ा गहरा हैसियत बिल्कुल। नहीं है पाकिस्तान की कि वो जो है मुंह खोल करके देखे। और आप क्या बिल्कुल प्रचारित करते रहते हो? भीख मांग रहा है यही चैनल, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। अरे भूख का जो पैमाना है, उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दूरी कितनी है? दोनों में 4 देश का फासला है, बीच में 4 देश आते हैं। हमसे 4-5 देश नीचे पाकिस्तान है, 5वां देश हमसे नीचे पाकिस्तान। और जो दुनिया के 47 देश चिन्हित किए गए हैं जहां भूख बड़ी समस्या है, उसमें भारत भी है, उसमें पाकिस्तान भी है। तो ये जो चैनल पे जो बांटता रहता है भूखा मर रहा है पाकिस्तान, तो मर जाते हैं ना सब लोग। अब तक तो 11 साल में पाकिस्तान की आबादी घट करके जो है 1 आध करोड़ हो जाना चाहिए था, सब मर गए भूख से। तो ये गीत गाते रहते हैं, झूठा गीत गाते हैं। और झूठा गीत इसलिए गाते हैं कि हमारे देश के ढेर बड़ी आबादी है जो सच जानना नहीं चाहती, जो इतने से खुश है, अच्छा भारत माता की जय, हाँ हम भी बोल दिए भारत माता की जय, हो गया। जय श्री राम, हाँ हमने, हम हिंदू हैं, इससे पता चल गया। क्या जय श्री राम बोलना खाली हिंदू है? हमारे यहाँ तो राम की पूजा भी नहीं होती है, मैं बताऊं आपको।
हमारे बिहार में कहीं राम की पूजा नहीं होती। क्या ये क्या बात बिहार कर में रहे हैं सर? पूजा होती है, ये नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था। मैं बता रहा क्यों? हूँ आपको। अच्छा, कैसे, आप जाइए क्यों? बिहार, कहीं राम मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा क्या? पता कीजिए कोई राम मंदिर है बिहार में? उत्तर प्रदेश में कोई राम मंदिर है? ये अभी बनाया है राम मंदिर इन्होंने। राम को क्या मर्यादा कारण, क्या? पुरुषोत्तम कहा गया। तो क्या पुरुषोत्तम कारण थे? पूजा होती है शिव की, पूजा होती है कृष्ण की। वो कृष्ण समझ मंदिर रहा हूँ, है, लेकिन नहीं, राम की इनका पूजा नहीं होती, राम का कोई मंदिर नहीं है। पटना में मैं आपको बार-बार मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूँ, पटना जब मैं आया, तो हमें एक मित्र ने बुलाया एक जगह, उनका कार्यक्रम था संगीत का। उन्होंने कहा आ जाइए बिड़ला मंदिर। हमने कहा बिड़ला मंदिर कौन है? हम नए-नए पटना आए थे, हमको नहीं पता था कुछ। कम उम्र मेरी थी उस वक़्त, एक्सपोज़र हमारा नहीं था। तो हमने कहा बिड़ला मंदिर, ये कौन भगवान है? बोला बिड़ला भगवान नहीं है, बिड़ला जी वो जो टाटा बिड़ला है ना, वो बिड़ला जी है, उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। वो राम जी का मंदिर। गया वहाँ तो मैंने देखा कि ये राम और सीता वहाँ है। समझ गए? तो हमको पता चला कि अच्छा ये राम मंदिर है। तो राम मंदिर को बिड़ला मंदिर बना दिया बिड़ला जी। ये है राम जी की स्थिति। हनुमान की पूजा हमारे बिहार में खूब होती है। देखिए हमारा बिहार जो है या आपका गुजरात, आपके गुजरात में जय श्री कृष्ण बोलते हैं। आपके बिहार में, आपके यूपी गुजरात में क्या जय श्री राम बोलते, जय राम बोलते हैं क्या? जय श्री कृष्ण बोलते वो, हैं। हम सारे देखो गुजरातियों को उसमें देखते हैं जय श्री उसमें कृष्ण हमारे बोलते हैं। जैसे 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 सौराष्ट्र में है हमारे यहाँ, तो राम राम कहा जाता है। मिलते हैं तो राम राम करते हैं। नहीं तो राम राम तो पूरा देश में बोला जाता है। राम राम जो है, राम राम जो है हमारे, जैसे मैं और आप मिले, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे गांव खेड़े में आएंगे सौराष्ट्र में, हम आप मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ जो है हाथ जोड़ के या ऐसे यूं हाथ करके राम राम करके एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है। ये एक पुराना हमारा वो है। बिल्कुल सही है। मैं और बताऊं कि राम जो है हमारे यहाँ जब पिताजी हमारे तौलते थे अनाज, तो राम राम पहला को राम बोलते थे। जो शुरुआत होती थी वो राम बोलते थे पहले, राम है राम, राम है राम। या जब मृत्यु में हम सुनते थे राम नाम सत्य है। तो राम जो है हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी हम्म। मर्यादाओं की हम अब उनके हम्म। जीवन, उनको कैसे अपने जीवन में उतारे, उसको आपने जो है आंदोलन का रूप दिया। और क्या कहा? बोले राम की बात करिएगा तो हिंदू है, तो फिर कृष्ण की बात करेगा वो कौन है? सीता एक की बात एक करेगा वो मिनट, कौन है? एक मिनट, पार्वती की ये बात कोई, करे वो कौन है? धनंजय भाई सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन ये कोई दर्शक हैं, ये बड़ी ऐसी कुछ बात लिख रहे हैं जिसको बोलना उस पर जरूरी है। वो कहते हैं कि मेरा सुसाइड के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। भाई देखिए, हम, आप कौन है, दर्शक हैं हमारे, और आपकी परिस्थिति क्या है, कि आप ये ऐसे ही लिख रहे हैं या आप सही में कोई गंभीर स्थिति में हैं, हमको नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि परिस्थितियों चाहे जितनी भी, और ये कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने और धनंजय भाई खुद अपने जीवन में, हम लोग कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए लोग नहीं हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, लगातार अनेक तरह के संघर्ष मैंने भी देखे हैं, किए हैं, करते आ रहा हूं। धनंजय भाई भी वही करते आ रहे हैं, वो भी किया है। तो वो कोई, आप अगर ये लिख रहे हैं तो आपने, क्योंकि अब बात ऐसी लिखी है कि चाहे आपने यूं ही लिख दी हो तब भी उसको एड्रेस करना जरूरी बन जाता है। कि ऐसा दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए, ये नहीं किसी लेकिन बात की अनंता नहीं जी, है। अनंता जी से अगर कहिए, ऐसा कुछ आप अनंता जी सही में से कुछ कहिए। लिख रहे हैं, हाँ, इसको अनंता भूल जी से जाइए। कहिए कि ये सुसाइड जो है ना, कभी देखा कि किसी कुत्ते ने सुसाइड कर लिया, किसी हाथी ने सुसाइड कर लिया, किसी गाय ने, किसी बकरी ने, किसी जानवर ने सुसाइड किया हो? नहीं करता है सुसाइड वो बचता है। कितना भी बुरी हालत में रहे वो बचने का प्रयास करता है। यही जीव का धर्म है। मृत्यु आ जाए तो भी वो भागता है। तो ये सुसाइड जो है वो हताशा है। हताशा क्यों है? हताशा इसलिए है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं हो पाया। लेकिन आपको एक और जानकारी दूं, सबसे ताकतवर जीव दुनिया में शेर माना गया है, मयूर भाई। जी। लेकिन शेर जो है 100 बार हमला करता है तो 25 बार ही टारगेट को अचीव कर पाता है, अचीव 75 करता बार है। वो फ्लॉप हो जाता है। फ्लॉप होता है। तो बार बार प्रयास करना हमारा धर्म है। इसलिए गीता की एक लाइन जो है बड़ी अच्छी मुझे लगती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि आप बिल्कुल। अपना कर्म कीजिए, फल पे आपका अधिकार नहीं है, अधिकार आपका नहीं है। कर्तव्य है कर्म करना। फल क्या आएगा नहीं आएगा आपको नहीं पता है, लेकिन आप एक फिर एक और लाइन बोलते हैं कि जब आप अच्छा कीजिएगा तो अच्छा होगा, अच्छा सोचिएगा तो अच्छा होगा। ये सब लाइनें क्यों दी गई? ये धर्म धर्म इसीलिए मैं अच्छा मानता हूँ कि धर्म आपको आपसे मिलवाता है। जीवन की सच्चाइयों को, दर्शन जो है वो क्या कहता है, आपको बताता है कि कैसे जीना है।
लेकिन धर्म को जब कोई एजेंडा बना ले, धर्म को शोषण का हथियार बना ले, तो ये हताशा उपजती। हमारे देश में क्या हुआ है, पिछले लंबे समय से धर्म जो है शोषण का हथियार बना हुआ है। धर्म के नाम पर आप जो है आज वोट पा रहे हैं, वो ये भी क्या कर रहे हो, आप मूर्ख बना रहे हैं। धर्म के नाम पर आपने एक बड़ी आबादी को जो है दलित कहा, बड़ी आबादी को पिछड़ा कहा, मंदिर आने नहीं दिया, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं। और आप जो है तो ये शोषण जो है, शोषण के खिलाफ लड़ना ही असली धर्म है। और अनंता भाई, सुसाइड हल नहीं है, जीने के कई पैमाने होते हैं। जो 5 किलो अनाज, कई सारे लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज भी नहीं मिलता है मयूर भाई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं बना है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन सरकार को इसकी फुर्सत थोड़े है जानने की। कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैंने कहा, दूसरी पार्टी के नेताओं से मैंने कहा कि आप अपने अपने इलाके के नेताओं से कहो कि तुम अपने इलाके के 10 गरीब लोगों को की पहचान करें, ढूंढो 10 गरीब कौन है। जिसे आता है ना कि 100 दुनिया के सबसे अमीर लोग, 100 अमीर लोग कोर्स निकालता है, तो आप 100 या 1000 गरीब आदमी निकालो, कि ये इससे गरीब नहीं हो सकता यार। गांधी जी का आदमी यहाँ बैठा हुआ, और तब आप देखो, वहां से जाकर के देखो कि ये गरीब क्यों है, आपको सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। एक कितना बात यात्रा निकाल रहे हैं, एक कितना बात तिरंगा बता पे दूं सम्मान है, ये समझ में इनको, आएगा। ये भाई साहब को एक बात बता दूं, हालांकि बहुत बहुत निजी है, इस पर मैं कभी चर्चा नहीं करता, लेकिन आपने ये बात लिखी है, और इस मामले में मैं, क्योंकि मैंने एक अपना दोस्त गंवाया है 1-1.5 साल पहले, बहुत करीबी दोस्त था मेरा। थोड़ा ये पढ़ के थोड़ा वो बात याद आ गई मुझे, तो फिर से जो है वो पुराने जख्म थोड़े ताज़ा हो गए। तो इसलिए ये बात कर रहा हूँ, बाकी कहने का कोई और औचित्य भी नहीं बनता है, और मैं कभी इस तरह की बातें करता भी नहीं हूँ। अगर आप भाई साहब कोई अगर निजी तकलीफ में भी है, या तो आप पता नहीं ऋण में है, या आप कोई कौटुंबिक चीज़ों से परेशान, डोमेस्टिक कोई परेशानी है, जो भी है, जिस तरह की भी है, मैं इतना कह सकता हूँ आपको, डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, मेरी अपनी लाइफ़ को मैं उस तरह से नहीं रखता, मैं उसको उसका मुज़ाहिरा नहीं करता मैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आदमी, मैं उस समय जबकि एक तरह से अपने करियर के पीक पे था मैं, धनंजय भाई जानते हैं मुंबई में मिड डे नाम के अखबार का क्या दबदबा है ना? मैं उसका संपादक था, उसके बाद कोरोना, और कोरोना के बाद के जो 2.5 साल थे, मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि मैं पूरी तरह से, आप समझ लीजिए 360 डिग्री समझ लीजिए आप, मैं उसमें फिर डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक से लेके मान-सम्मान की दृष्टि से लेके, करियर से लेके, हर तरह से उसके बाद के 2.5 साल में मैं बिल्कुल रोड पे आ चुका था भाई साहब। आप अगर सुन रहे हैं, मैं आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ अभी, अनंता भाई, है ना? तो ऊपर से नीचे, बहुत ऊपर जाके नीचे गिरना बड़ा, फिर बहुत बहुत तकलीफ होती है, और ना आपको कोई पूछने वाला है, ना कोई चाहने वाला है, ना आपका कोई है। मैंने कहा रोड पे आ गया था, रास्ते पे। सिर्फ 3 कपड़ों की बैग थी मेरे पास, और 4 जोड़ी जूते थे, और 22 साल पुरानी एक बाइक, ये चीज़ मेरे पास रही थी। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 2021-22 की। तो अगर मेरे जैसा, और सर पे ऋण था, सर पे ऋण भी था, तो वहां से भी आदमी निकल सकता है बाहर, और मुझसे भी बहुत खराब स्थिति और भी बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है। निकला जा सकता है, परिस्थिति कैसी भी हो। सवाल ये है कि आपको अपने लिए, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। ये जो रास्ता आप बता रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख दिया है, आप सही में तकलीफ में है कि नहीं, लेकिन ये अपने आप में, ये वाक्य जो है बड़ा सेंसिटिव है मेरे लिए। मैंने अपना एक दोस्त खोया है 1.5 साल पहले, बहुत कोशिश की थी मैंने उसको समझाने की, बचाने की, खैर वो, मैं नाकाम रहा उसमें, और उसने अपनी जान दे दी। तो आप हमारे दर्शक हैं, इसलिए थोड़ा मुझे इस पर थोड़ा डिफोकस हो गए, लेकिन अब क्या करें, ऐसा मैंने वो ये लाइन पढ़ी तो मुझसे रहा नहीं गया धनंजय भाई, तो मैंने इसलिए थोड़ा ये हमारा फोकस थोड़ा चेंज करना पड़ा हमको। तो कहीं से भी जो है आदमी खड़ा हो सकता है, किसी भी स्थिति से। अपने आप पे भरोसा और नीयत ठीक होनी चाहिए। टाइम आता है, टाइम जाता है, समय खराब भी आता है, समय सही भी आता है। आप टिके रहिए, डटे रहिए, लड़ते रहिए, अपने आप टाइम ठीक आएगा। बस यही आपसे कहना था। धनंजय भाई, आप कुछ कह रहे थे?
जी, नहीं वही कह रहा था, अब तो मेरा निकलने का भी प्रोग्राम का टाइम आपका हो गया टाइम, मेरा भी। हाँ मैंने वो देखा, आपका आपका मैं समय हो गया। आखिरी बात कह दूं कि ये तिरंगा यात्रा जो है वो भाजपा हम्म, का प्रचार यात्रा है। तिरंगा हम्म, यात्रा का देश से, देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं। तिरंगा हम्म, यात्रा इसलिए निकाली है इन्होंने कि ये अपने झूठ को, या ये जो जो मात खाए हैं पूरे कूटनीतिक स्तर पर कि एक भी देश आपके हम्म, साथ खड़ा नहीं। पाकिस्तान के साथ दो देश तो सीधे सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है, तुर्की है और चीन। आपके साथ एक देश नहीं खड़ा है। ट्रंप रोज आपकी जो है आलोचना कर रहा है, रोज आपको बेइज्जत कर रहा है, ट्रंप चाचा जिसको आप कह रहे हैं। लेकिन आप बोलने की स्थिति में नहीं है। आप ट्रंप आप अभी बुलाते इनको हॉटलाइन पे, ट्रंप से बात करते कि ट्रंप जी ये क्या बकवास कर रहे हैं। आप जो है उनको बोलते, उनके राजदूत को बुला करके, जो भारत में राजदूत हैं उनको बुला करके कि ट्रंप को बोलिए कि ये सब मत करें, नहीं तो फिर वो झगड़ा हो जाएगा, गलत बात कर रहे हैं आप, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार मत कीजिए। आपने कुछ नहीं किया है, हमने अपने दम पर पाकिस्तान को झुकाया है, ये बोलने में क्या दिक्कत है? अगर किया है हमने तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? और तिरंगा यात्रा इसलिए निकाला है कि अपनी अकर्मण्यता पे, अपनी कमजोरी पे, अपनी उस पर झूठ का पर्दा डाल सकें और लेयर लगा दें तिरंगा का। तिरंगा ढक जाने के बाद सब खत्म होता है। जैसे मैंने क्या कहा आपको कि भारत माता की जय बोल दो, तिरंगा लहरा दो, खत्म हो जाता है। यही लोग थे जो तिरंगा को नहीं एक्सेप्ट करते थे, भगवा झंडा लहराते थे, वो संविधान को नहीं मानते थे। हालांकि आज भी नहीं मानते संविधान को। संविधान को सिर्फ वहीं तक मानते हैं जितना तक उनको जो है सत्ता पर पहुंच जाए। सत्ता के बाद संविधान को मानना बंद कर देते। आप देख लीजिए कि देश में तमाम चल रहा है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आपको पता है हिंदू मुसलमान ने कितना नुकसान पहुंचाया है? आज जो देश की स्थिति है, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरोकार था, हिंदुस्तान जो मानवता का सबसे बड़ा पैरोकार था, हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा दुनिया के सामने ये रखा था कि भैया सत्य और अहिंसा, यही दो रेखा है, यही दो किनारा है जिसके बीच में मानवता बह सकती है, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। न सत्य आप मानते हो, न अहिंसा को आप मानते हो। तो झूठ और हिंसा जो है मानवता को खत्म करने वाला है। ये पूरी दुनिया ने जान लिया है कि हिंदुस्तान वो नहीं है जो हिंदुस्तान था, और इसीलिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा। आप जो है, आप कितना भी गीत गा लो, क्योंकि ये देश जो है अनपढ़ लोगों का देश है। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, उसको पड़ोस में क्या हो रहा है ये पता नहीं है। हमारी बिल्डिंग में समझिए 40 लोग रहते हैं, 40 लोगों को पता नहीं है किसके यहाँ क्या बना है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। दुनिया तो छोड़ दीजिए, देश तो छोड़ दीजिए, जो अपनी सोसाइटी को नहीं जानता है, अपने परिवारों को नहीं जानता कहाँ क्या हो गया, कौन संकट, जो संकट में उसको दिखता है उसका फोन उठाना बंद कर देता है। ये हमारा समाज है। तो इसलिए ये सब ढकोसला है, ढोंग है, और ये प्रचार है। उसके आगे तिरंगा यात्रा कुछ नहीं है। तिरंगा के साथ पूरा सम्मान के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि देशभक्ति के नाम पे जो ढोंग चल रहा है, जो हिंदू धर्म के नाम पर जो ढोंग चल रहा है, उस ढोंग से अवेयर करना हमारा काम है, हमारी ये भूमिका है। जी, एक हालांकि एक और सब्जेक्ट था, लेकिन आज फिर टाइम नहीं है, आपको अपना भी अपने द जी। नागरिक पर भी आपको शो शुरू करना है। कल आ जाएंगे आपके साथ, फिर आधा घंटे बात कर लेकिन लेंगे, 40 मिनट लेकिन बात कर एक, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात सिर्फ जिक्र कर दे इस चीज का कि ट्रंप महाराज ने हमारे मोदी महाराज की उस मंशा की बीप कर दी जब वो उनको नोबेल प्राइज जीतना था, यूक्रेन और रशिया का वॉर जितवा के। अब ये लगातार जो है इसको कह रहे हैं कि हमने लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाई, न्यूक्लियर वॉर होते होते रोक दिया, और लॉबिंग उनका सोचा सुनने में आ रहा है कि चल रहा है बड़ा अभी जोर जोर से नोबेल पीस कमेटी में कि अगला अगला नोबेल जो है पीस प्राइज ट्रंप को दे दिया जाए। अब कुछ भी ट्रंप कर बड़ी, सकते हैं। है ना, आप तो आपको यहाँ अगर नहीं पता हो तो मैं बताऊं आपको। आपको तो हालांकि आपको पता है, बहुत सारे साथी हमारे शायद नहीं जानते हो। मोदी जी को 20 से ज्यादा देशों ने अपने राष्ट्र का श्रेष्ठ सम्मान दिया, 20 से दिया ज्यादा हुआ है, देशों ने दिया। दिया हुआ उन है। 20 देशों में से भी दो देश नहीं उठ करके आए कि मोदी जी की तरफ से हम बोल रहे हैं। कोई बात सही। 20 देशों ने, जिन देशों ने माना कि मोदी श्रेष्ठ है, हम अपने देश का श्रेष्ठ पुरस्कार उनको दे रहे हैं, वो भी खड़े नहीं हुए। इससे आप समझ लीजिए कि वो देश आपके साथ क्यों खड़े नहीं हुए। आपको तो श्रेष्ठ माना था, आपके साथ तो खड़ा होना चाहिए था। गांधी की अगर मूर्तियां हैं दुनिया के 140 देशों में, तो गांधी को मानने वाले ढेर सारे लोग हैं। इसलिए दुनिया के कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है भारत, तो गांधी के पास जरूर जाता है, गांधी की मूर्ति के पास जरूर जाता है। और जब भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं दुनिया के किसी देश में, तो उनको गांधी के पास ले जाता है। क्यों ले जाता है, ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। जी, मयूर भाई। हम्म
और आखिर में हमारे जैसे हमारी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने भी एक कमेंट लिखी है, जो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे दोस्तों ने भी। तो अनंता भाई को भी आखिर में एक बार कह दें कि भाई किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से एक बार आप मिलें, बात करें, अपनी बात कुछ है ओके, शेयर करें, उनसे कुछ गाइडेंस लें, कंसल्टेशन लें अपने करीबी लोगों से। ऐसे अगर समय खराब होता है तो करीबी भी दूर हो जाते हैं, मैं जानता हूँ, खुद का अनुभव है। लेकिन फिर भी कुछ लोग फिर भी होते हैं, आपको ढूँढना होता है, जो आपके साथ हो सकता है कि आर्थिक रूप से खड़े ना हो, लेकिन आपकी बात सुने, आपके साथ मॉरल सपोर्ट की तरह खड़ा रहे। तो वो सब ज़रूर करें और ऐसे विचार मन से त्याग कर दीजिए और लड़ें। जीवन तो लड़ने का ही का नाम है, लड़ते रहना है। ये भीड़ है, इनसे भी लड़ना है। ये जो बेवकूफ़ों की ये कीचड़ में खिले कमल के पत्तों से जो अपना जीवन बसर करते हैं, उन सब 2% के लोगों की भी फौज है, उनसे भी लड़ना है। जीवन के संघर्ष से भी लड़ना है, रोजमर्रा के अपने जो चैलेंजेस है उससे भी लड़ना है। लड़ना तो है भाई, और लड़े बगैर तो ना कोई सुबह है, ना शाम है, ना दोपहर है, ना रात है। तो लड़ना तो पड़ेगा। इस तरह के सोच विचार जो है आप निकाल दीजिए बाहर और अपने आप को स्वस्थ कीजिए, यही आपसे अब उम्मीद भी रखते हैं और ऐसी सोच दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। संजय भाई, मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप ऑलरेडी लेट हैं, तो आप प्लीज विदा धन्यवाद, लें। धन्यवाद। इसलिए हमने और 10:30 कर दिया। हमने कहा कि चलो 10:30 का अनाउंस कर हाँ, देते हैं। नहीं तो अभी ठीक है, मैं थैंक यू आपसे सर। हटूँगा और सीधा वहाँ जाऊँगा। बिल्कुल, पोस्टर भी थैंक मैंने यू सर। बनाया नहीं था, इसलिए। अरे बाप चलिए, रे! थैंक तब यू। तो फिर जी, जी, थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू बहुत थैंक यू बढ़िया। थैंक यू मयूर भाई। थैंक यू। और आपके जी, साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्कार। जी, जी, उनका आभार। उनका भी। थैंक यू। तो दोस्तों आज यहीं इस बातचीत को हम समाप्त करेंगे। बात 2 ही थी, लेकिन एक पूरी नहीं कर पाए, एक लंबी की हमने, कि तिरंगा यात्रा निकालने का कोई मतलब इसलिए हमारी नज़र में नहीं बनता क्योंकि पूरा देश तिरंगे को उतना ही प्यार करता है, जितना किसी भी देशवासी को करना चाहिए। तो ये जताने की चीज़ नहीं है, पूरा देश एक साथ खड़ा था कि भई एक बार आर या पार कर ही दो, ये संसद में बैठ के भाषण करते रहते हो, पब्लिक मंच पे जाके जो है बड़े-बड़े डायलॉग जो है वो फेंकते रहते हो। हम आज इस बार खड़े हैं, ये सपोलों का ये जो पूरा ठिकाना है पाकिस्तान, खत्म करो इसको। उनके मिलिट्री बेस निकाल के बाहर खत्म कर दो, है ना? आतंकी ठिकानों को खत्म कर दो। और अगर कुछ रेजिस्टेंस होता है तो पूरी तरह से इनको ठीक करो। सब एक साथ थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। ट्रंप क्यों नहीं कर पाए? जिस बात को ट्रंप बार-बार कर रहा है, उसको लेकर ना पापा की परी, ना पापा के शहजादे, ना पापा के चेले चपाटे, ना चिंटू-मिंटू, कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। जवाब वहां पे चाहिए और तिरंगा यात्रा उस बात का जवाब नहीं है। ये आपको आज बताना था कि ऐसे ही वेले बैठे हैं, कुछ काम धाम है नहीं, निकल पड़े हैं। तो मूर्ख मत बनिएगा, उनकी छलावा में उनकी बातों में मत आइएगा। करते रहें अपना काम, क्योंकि उनके पास और कुछ काम है नहीं। लेकिन हमारा काम है इस देश को मजबूत रखना और इस देश की सेना के साथ हमेशा खड़ा रहना। सरकारें आती है, जाती हैं, सेना हमारी जो थी वही है। यही कहना था आज। आप सबने बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। मैंने कोशिश की जितनी आप कमेंट में यहाँ दिखा सकता था, मैंने कोशिश की पूरी। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, तन और मन से, और लड़ते रहें। एवरी डे इज़ अ फाइट, कीप फाइटिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।